اصلا نمیشه باورم. ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को हत्या के करीब 2 महीने बाद सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। 6 दिन के जनाजे में ईरान में दुनिया भर से नेता पहुंच रहे हैं शिरकत करने के लिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। लेकिन इस ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील मौके पर कूटनीति के गलियारों में एक सवाल पर जमकर मंथन हो रहा है, और वो सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए। दरअसल 23 जून ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बेहद व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी को तेहरान आने का न्योता भेजा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सियासत में कई बार जाना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही अहम होता है नहीं जाना। किसी वैश्विक नेता के अंतिम संस्कार में किस देश का प्रमुख शामिल होता है और कौन अनुपस्थित रहता है, यह केवल शोक व्यक्त करने का मामला नहीं होता है कि गए अपना शोक संदेश व्यक्त कर दिया, बल्कि इसके पीछे होती है विदेश नीति, रणनीतिक संदेश और राष्ट्रीय हितों की पूरी कहानी। ऐसे में पीएम मोदी खुद ईरान नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक बेहद सोचे समझे प्रतिनिधिमंडल को तेहरान रवाना कर दिया। क्या पीएम मोदी ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर यह फैसला लिया, या फिर क्या इसके पीछे भारत की कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है, या फिर भारत ने इस एक फैसले से एक तीर से कई निशाने साध दिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राकेश पांडे हूं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की खास सीरीज दुनिया डिकोड। इस वीडियो में हम ईरान के न्योते पर भारत की प्रतिक्रिया के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह बहुत रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ईरान गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल है और उन्हें ही अली खामेनी को अंतिम विदाई देने के लिए ईरान क्यों रवाना किया गया। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में भारत सरकार के डेलीगेशन ने शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा शामिल हुए। यह डेलीगेशन अपने आप में बेहद अनोखा है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन सिर्फ एक राज्यपाल नहीं है, बल्कि वो भारतीय सेना के एक बेहद प्रतिष्ठित रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर हैं, जिन्होंने कश्मीर में सेना की कमान संभाली है। इसके साथ ही वो शिया समुदाय से आते हैं और इस संप्रदाय के एक बड़े स्कॉलर भी हैं। इस नाते भी उनकी एक अपनी अलग पहचान है। उन्हें ईरान भेजने का पहला संदेश यह है कि भारत ईरान के शिया नेतृत्व और वहां की जनता की भावनाओं का सम्मान करता है। दूसरा संदेश यह है कि भारत ने एक मिलिट्री बैकग्राउंड और धार्मिक समझ रखने वाले व्यक्ति को भेजकर यह भी जता दिया कि वो ईरान की संवेदनशीलता को कितनी गहराई से समझता है। इसके अलावा भारत ने प्रोटोकॉल का भी पालन किया। विदेश राज्य मंत्री को भेजना अंतर्राष्ट्रीय सियासत में एक आधिकारिक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाता है। भारत के इस कदम को डिप्लोमेटिक भाषा में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, जिसका सीधा मतलब यह होता है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आए बिना खुद तय करता है, इसलिए यह कदम उठाएगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय डेलीगेशन जो गया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। भारत के इस फैसले को लेकर उठते सवालों की बातचीत अब होगी। विदेश नीति एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मचेलानी ने अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधित्व पर बात करते हुए कई पुराने वाकये याद दिलाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, यह आपको जानना चाहिए, और बहुत ध्यान से आप इसे सुनिए। जब 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, तब भारत ने उनके अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति को भेजा था। लेकिन अब अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार में मोदी सरकार ने निचले स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। खामेनी न सिर्फ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, बल्कि देश के वास्तविक सर्वोच्च शासक भी थे। यह फैसला इस बात के संकेत है कि ईरान युद्ध को लेकर मोदी सरकार का झुकाव अब भी अमेरिका और इजराइल की तरफ बना हुआ है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व को भेजकर नई दिल्ली शायद वॉशिंगटन और तेल अवीव को नाराज नहीं करना चाहता था। सरकार का यह भी तर्क हो सकता है कि उसने भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों, खास तौर से समुद्री पड़ोसी होने के नाते रिश्तों का सम्मान करने और साथ ही ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने से बचने के लिए यह संतुलित कदम उठाने का फैसला लिया, और इसलिए भी कि अमेरिका और इजराइल के साथ संबंध प्रभावित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह फैसला इस बात का संकेत है कि भारत अपनी ईरान नीति पर अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। आलोचक इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर भारतीय विश्लेषक प्रवीण साहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा, वो भी आपको बता दें।
वो लिखते हैं कि पीएम मोदी अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं करेंगे, जो कि अब तो जाहिर भी है। भारत के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे समय में जब दुनिया करीब एक सदी में एक बार आने वाले बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों और उभरती नई विश्व व्यवस्था का साथ देने के बजाय अलग राह चुनी है, जबकि उम्मीद, विकास और समृद्धि का केंद्र अब वही माना जा रहा है। ऐसे में इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत से किसी बड़ी या फिर सार्थक पहल की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, ऐसा वो सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं। लेकिन आज की डेट में हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री तो नहीं गए, लेकिन रूस, चीन जैसे कई देश हैं जिन्होंने भी अपने राष्ट्राध्यक्ष को नहीं भेजा है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन अली खामेनी के अपने बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो रहे, वहां अली खामेनी को आखिरी विदाई खुद जाकर नहीं देने को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं गए। अली खामेनी के जनाजे में पीएम मोदी के शामिल ना होने की जाहिर वजहों की अगर बातचीत करते हैं तो वो ये है कि पीएम मोदी का शेड्यूल पहले से तय है। 1 से 3 जुलाई तक जापान की पीएम सराय तकाइची भारत दौरे पर रहीं, जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की। 4 जुलाई को पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर में, यानी आज की डेट में उनका कार्यक्रम था 4 जुलाई को। फिर 6 से 11 जुलाई तक वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने का उनका कार्यक्रम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे को रोकने के लिए भारत का इन देशों के साथ खड़ा होना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं और क्वाड के भविष्य को लेकर यह यात्रा महत्वपूर्ण है, जिसको कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि एक्सपर्ट्स पीएम मोदी के ईरान नहीं जाने के पीछे कई दूसरे रणनीतिक और कूटनीतिक वजह भी बताते हैं। अव्वल तो यह है कि भारत और इजराइल के संबंध आज के दौर में अपने सबसे सुनहरे काल में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि खामेनी की हत्या से ठीक 2 दिन पहले, यानी 25-26 फरवरी की तारीख में पीएम मोदी ने खुद इजराइल का एक बहुत बड़ा और सफल दौरा किया था, जिसको लेकर एक अलग लेवल की सियासत ऑलरेडी होती रही है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कई रक्षा और तकनीकी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। जिस नेता की हत्या में भारत के सबसे करीबी रक्षा सहयोगी इजराइल और अमेरिका का सीधा हाथ था, उसके जनाजे में अगर प्रधानमंत्री खुद चले जाते तो आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिकी सीनेट में क्या गलत संदेश नहीं जाता। एक और बहुत बड़ा कारण है जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहा, जिस पर लोगों ने बहुत चर्चा नहीं की है, वो है सुरक्षा का गंभीर खतरा। भले ही कागजों पर 60 दिनों का सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन मध्य पूर्व में जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। और सुरक्षा का खतरा इस कदर वास्तविक है कि अयतुल्ला अली खामेनी के अपने बेटे मुस्तफा खामेनी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिनकी चर्चा में कर रहा हूं, मुस्तफा खामेनी खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो रहे। सुरक्षा वजह बताई जा रही है और प्रधानमंत्री यहां से चले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कुछ वर्षों में भारत को ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज और वर्ल्ड फ्रेंड के तौर पर स्थापित किया है। एक तरफ यहां चीन और रूस के नेता इस मौके का इस्तेमाल अमेरिकी विरोधी नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं गए। तो भारत क्यों चाहेगा कि किसी भी मंच पर अमेरिका विरोधी गुट का हिस्सा खुद को दिखाए? इसका मतलब यह समझा जाए कि भारत और ईरान के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इस सवाल पर भी एक चर्चा हो रही है। तो इसी सवाल पर आते हैं फिर से कि क्या भारत और ईरान के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं? अली खामेनी के जनाजे में पीएम मोदी के शामिल ना होने की वजह से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कमजोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिश्ते केवल नेताओं की यात्राओं से तय नहीं होते हैं। हाँ, उसको एक रूप जरूर दिया जाता है। भारत के लिए भी ईरान के साथ संबंध तोड़ना या उन्हें कमजोर करना मुमकिन नहीं है। इसके पीछे भारत के बड़े रणनीतिक और आर्थिक हित है। भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और वहां से जो एनर्जी इंपोर्ट होता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। पिछले 4 महीनों में युद्ध के दौरान जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया था तो भारत में तेल और रासायनिक खादों की भारी किल्लत होने लगी थी। हाल ही में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने नई दिल्ली का दौरा किया और भारत को यह भरोसा दिलाया कि सीज फायर के बाद तेल की सप्लाई चेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा भारत ने ईरान में अरबों डॉलर के निवेश से चाबहार बंदरगाह का भी निर्माण किया है। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है और उस रूट से व्यापार कर सकता है। इसके अलावा INSTC के जरिए भारत यूरोप तक नया व्यापारिक मार्ग विकसित करना चाहता है। यानी दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हित अभी भी मजबूत हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से, जिसे अलग करना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में शामिल नहीं होना किसी एक देश से दूरी या किसी दूसरे देश के प्रति झुकाव का संकेत सीधे तौर पर नहीं माना जा सकता है। यह फैसला भारत की उस विदेश नीति को दर्शाता है जो भावनाओं से अधिक राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक कूटनीतिक सोच पर आधारित दिखती है।
और जैसी परिस्थितियां इस समय विश्व में है, भारत एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां उसके लिए अमेरिका, रूस, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों सभी के साथ महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना पड़ता है। किसी एक मंच पर मौजूदगी या अनुपस्थिति का असर कई देशों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली ने शोक और सम्मान व्यक्त करते हुए भी ऐसा रास्ता चुना जिससे ईरान के साथ भी रिश्ते प्रभावित ना हो, लेकिन भारत किसी वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा भी ना दिखाई दे, अपने को उससे अलग करके रखे। यही है भारत की बहुध्रुवीय और रणनीतिक तौर पर स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान। आइए, अलग बात है कि सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई और काम है नहीं। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।